Jai Hind friends, welcome to S Chemistry channel. We are studying unit 2nd structure of atom and today's topics are dual nature of matter, Heisenberg uncertainty principle and Schrödinger wave equation. Let's start. हमने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था जिसमें हमने उसकी लिमिटेशंस की थी। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल आया दैट इज क्वांटम mechanical model. This model is based on two concepts. First, de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. अब हम देखते हैं कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या था। आइंस्टीन ने 1905 में बोला कि लाइट हैज डुअल नेचर। मीन्स डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। कि जो लाइट है वो वेव करेक्टर भी शो करती है और पार्टिकल करेक्टर भी शो करती है। ठीक है, वेव की तरह वर्क भी करती है और एज ए पार्टिकल भी वर्क करती है, ये बोला। फिर उसके बाद डी ब्रोगली ने 1924 में बोला कि जो ऑल मटेरियल पार्टिकल्स है, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, चाहे उसमें आप फोटोन ले लो, जो तो इन्होंने तो बोला ही था, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन, या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पोजेस बोथ वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर, यानी उनका भी क्या होगा? डुअल नेचर। डुअल नेचर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैक्रोस्कोपिक बहुत बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, आते हैं इसके अंदर जिन्हें हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो सारे जो हैं वो क्या करते हैं? डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि वेव करेक्टर भी होता है उनमें और पार्टिकल करेक्टर भी होता है। ये किसने बोला? डी ब्रोगली ने। कब? 1924 में। और जो वेव एसोसिएटेड होती है दिस पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, डी ब्रोगली वेव, ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल आर कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। अब इन्होंने क्या दी थी? एक इक्वेशन दी डी ब्रोगली ने जो एक्सप्लेन करती है डुअल नेचर को, वो देखते हैं। डी ब्रोगली फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद any material particle। कैसे निकाली उन्होंने? वेवलेंथ निकाली। किसकी? किसी भी जो वेव है जिसका क्या नेचर है? पार्टिकल नेचर है, उस वेव की क्या निकाली? वेवलेंथ निकाली। उस रिलेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अब वो कैसे डिराइव करेंगे? लेट अस कंसीडर ए फोटोन possess wave character, then its energy is given by। जब कोई भी फोटोन है, उन्होंने एक केस लिया फोटोन का, ठीक है, वो उसका वेव करेक्टर जब वो शो करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसने दिया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग था ये, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
ये टर्म्स लिखनी बहुत ज़रूरी है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। अगर डेरिवेशन किया है तो हर टर्म आपको बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर आप ई क्या ले रहे हैं, एच क्या है, न्यू क्या है, ठीक है। तो एनर्जी जो है फोटोन की, जब वो क्या वेव करेक्टर पोजेस करता है तो क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इफ फोटोन पोजेस particle character, then its energy is given by E is equal to mc square according to आइंस्टीन इक्वेशन। ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है भाई, आइंस्टीन ने दी थी, आइंस्टीन इक्वेशन है ये, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर m क्या है भाई, मास ऑफ फोटोन, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटोन जब पार्टिकल करेक्टर शो करता है तो उसकी एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होती है, ठीक है। अब दोनों करेक्टर आ गए, पार्टिकल भी और वेव करेक्टर भी, उनकी एनर्जी आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट E इज इक्वल टू, वहां पे क्या था भाई, एच न्यू, और यहाँ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दोनों में E इक्वल है ना, तो हम एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी बाई लैम्डा, तो सी एच इंटू में सी बाई लैम्डा एम सी स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आप कोई भी टर्म पुट करेंगे उसको बताना है आपको वो कहाँ से आई है, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू की वैल्यू ये पुट की है। अब लैम्डा इस तरफ ले जाओ और बाकी टर्म इधर ले आओ, तो एच सी बाई एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखो सी से सी कट गया एक, ठीक है, तो क्या आ गया भाई, एच बाई एम सी। अब ये तो था फोटोन के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई एम सी। अगर फोटोन के अलावा कोई भी मटेरियल पार्टिकल होता है तो उसके लिए क्या हो गया, फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच बाई एम वी। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। m मास पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी, ठीक है। वो हमने फोटोन के केस में लिया तो वहां पे हमने c लिया, लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर हम कोई भी मटेरियल पार्टिकल लेते हैं वहां पे हमने ले ली वेलोसिटी उसकी v, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी लिख सकती हूँ मैं। p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो ये है आपकी डी ब्रोगल इक्वेशन, दिस इज डी, यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या कौन सी होगी, डी ब्रोगल इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, जो कि किसके इक्वल होता है, एम वी के। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग ने क्या बोला कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी या तो हम पोजीशन को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, या मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ एट ए टाइम, मतलब दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक है, जैसे कार की स्पीड वगैरह है, कोई प्लेनेट है उसकी स्पीड हम मोमेंटम और पोजीशन मेजर कर सकते हैं हम, लेकिन जो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी नहीं कर सकते दोनों चीजें हम एक साथ, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, वैसे तो मेजर कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली द पोजीशन and the position and momentum
of a small particle with absolute accuracy। ठीक है, एक्यूरेटली हम जो है उनको मेजर नहीं कर सकते हैं, किनको, पोजीशन और मोमेंटम को, किनके, स्मॉल पार्टिकल्स के। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको तो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक को एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी के साथ मेजर करने लग जाएं तो दूसरा जो है उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक को ही एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in position and uncertainty in momentum is always constant, is always constant, वो constant रहेगा। यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू बोलते हैं, h बाई 4 पाई। x क्या है यहाँ पे, डेल्टा x जो है वो है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा x इन पोजीशन, और डेल्टा जो p है वो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, वो क्या होगा, नियरली इक्वल टू h बाई 4 पाई। h क्या है, प्लेन कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ जो डेल्टा p है उसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v, है ना, क्योंकि मोमेंटम जो है mv होता है और मास तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगी, वेलोसिटी, यानी डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू में डेल्टा v। तो इसको पुट कर देते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखेंगे, m डेल्टा v इज नियरली इक्वल टू h बाई 4 पाई। ठीक है, m क्या है, मास, और डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मास किसका, जो भी हम पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल ले रहे हैं उसका। और हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। कम नहीं हो सकता इसके, या तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, और डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाई 4m पाई, है ना, m को इधर ले आए। तो ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, किस भी टर्म में आप लिख सकते हो उसको। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल था। अब देखो इसका क्या बेनिफिट हुआ कि हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। देखो जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये जैसे न्यूक्लियस है, ये इसका डायमीटर हो गया, ये कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर के। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर आना है तो उसकी पोजीशन मतलब इतना होना चाहिए, उसकी पोजीशन 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए, है ना, इससे बाहर नहीं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो उसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। इफ इलेक्ट्रॉन were to exist within nucleus, the maximum uncertainty in position would be 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स क्या होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। और मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो हमें पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, मीटर ले ले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे kg लेंगे हम इसकी यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, कहते हैं डेल्टा एक्स
इनटू में डेल्टा पी और इज इक्वल टू h/4 पाई, है ना। और हम क्या कह सकते हैं, यहां पे लिख देती हूँ, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, एच और ये तो कांस्टेंट है, ये सब की वैल्यू है, तो डेल्टा वी की निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी टर्म्स यहाँ ले आएंगे, h/4 पाई डेल्टा एक्स इंटू में आ जाएगा, नीचे ही आपका एम आ जाएगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच क्या है हमारा, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट साथ में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए किस यूनिट में आएगा हमारा आंसर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू में डिवाइडेड बाय 4, पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लेना है, डेल्टा एक्स, वो कितना है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। अभी हमने बताया था ना, हमने ये रेडियस जो वो डायमीटर है न्यूक्लियस का, वो लेना है। ठीक है, अब इंटू में एम, एम कितना है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जो है वेलोसिटी की आपको पता है मीटर पर सेकेंड होती है ना। अब देखो, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको और इसको कंपेयर करो, 10⁸ है और यहाँ 10⁻10, यानी कि ये जो हमारी वेलोसिटी आई, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितनी आई, लाइट ऑफ जो है लाइट की वेलोसिटी है उससे भी ज्यादा आ गई, है ना। क्लियर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ electron is 5.7 into 10 meter per second. It is more than velocity of light, so it is impossible, its mean electron cannot exist in nucleus. एरविन सैक्रोनिंजर ने 1926 में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव मोशन जो है उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सप्लेन किया बाय एन इक्वेशन called Sackroninger wave equation. Wave motion of electron in three-dimensional space around the nucleus. Wave motion of electron in three-dimensional space around the nucleus given by a equation called Sackroninger wave equation. क्या थी भाई वो इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू में e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, वेयर साई क्या है भाई यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन होती है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन बोल देते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एम क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच आपको पता ही है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, ई क्या है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पर आपका V जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी टर्म्स को आपको बताना है कि यहाँ पर क्या जो आप ले रहे हो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखो साइन जो है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इतना, लेकिन जो साइन स्क्वायर है उसका सिग्निफिकेंट है। क्या, कि जो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे हमें मिलेगा, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पॉइंट पे मिलने की, वो कौन बताता है, साइन स्क्वायर। और हमें ये पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, वो कहाँ होती है, ऑर्बिटल के अंदर। तो साइन स्क्वायर को ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन। किसको, साइन स्क्वायर को। तो साइन स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।